हरिओम। सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स हम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स gently open your eyes। तो अभी आपने पिछले जो अध्याय था उसमें, पिछले अध्याय में, लेक्चर में हम यहाँ आपको योग के अनुसंधान के विषय में बता रहे हैं। जो आपका ये चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, टॉपिक का मतलब ये पेपर जो है आपका सेकंड पेपर है, योग में अनुसंधान एवं सांख्यिकी। तो योग में अनुसंधान और सांख्यिकी में अभी आपने अनुसंधान की विशेषताएं पढ़ी हैं, और अनुसंधान की विशेषताओं में आपने खास तौर से क्या पढ़ा है कि हमारा जो अनुसंधान होना चाहिए उसमें एक ऐसा गुण होना चाहिए जो ज़्यादा खर्चीला ना हो, अर्थात उसमें विशेष तौर से मित व्ययता का गुण होना चाहिए। तो मित व्ययता का गुण का मतलब यह है कि हमारा समय भी ज़्यादा खर्च ना हो, समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, और कम समय में हमको अच्छे रिजल्ट मिले। साथ ही धन भी हमारा ज़्यादा खर्च ना हो, पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो, कम खर्चे में हमारा अच्छा अनुसंधान हो जाए, रिसर्च हो जाए। तो ये जो विशेषताएं बहुत सारी आपको बताई हैं, लगभग 11 विशेषताएं बताई हैं आपको पिछले वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। अब अनुसंधान का जो क्षेत्र है उस विषय में हम थोड़ा बात करेंगे। तो अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा विस्तृत भी है, बहुत ज़्यादा व्यापक भी है, विस्तृत भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि अनुसंधान हमारे मन पर आधारित है। अर्थात देखो, सिद्धांत तो सारे हैं ही, हर जगह पूरे पुस्तकों में मिल जाएंगे आपको, सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी हम अपने मन से सोचते हैं कि हमको किस पे अनुसंधान करना है। तो आपके मन में प्रश्न आता है, आपके मन में समस्या उत्पन्न होती है, आप उस पर अनुसंधान करना चाहते हैं। तो यही है कि जिस तरह से आप सोच सकते हैं कि जैसे मन की गति होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसी तरह से मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, उसके मन में जितनी जिज्ञासाओं का जन्म होता है, जितनी जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होती है, उसकी भी कोई एक तरह से सीमा नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि उसी तरह से जब हम इन जिज्ञासाओं के उत्तर देने वाली कोई भी अनुसंधान की प्रक्रिया या उसके कार्य क्षेत्र की कोई भी निश्चित सीमा हम नहीं बांध सकते, या होती ही नहीं, कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, तभी तो अनुसंधान आगे विस्तार कर पाता है। अगर इसको बाउंड कर दिया जाए, एक लिमिट में कर दिया जाएगा, तो ये आप देखेंगे कि अनुसंधान हो ही नहीं सकता प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए जब आप किसी चीज का, समस्या का निर्धारण कर लेते हैं अपने मन के हिसाब से, जिज्ञासा के हिसाब से कि आपके अंदर क्या जिज्ञासा है, हर व्यक्ति की जिज्ञासा अलग होती है। एक ही आसन को लेके, एक ही प्राणायाम को लेके, एक ही तरह के षटकर्म को लेके, या अन्य योगिक क्रियाएं, ध्यान की अवस्था हो गई, या कोई ऐसी प्रक्रिया हो गई योग की, उनकी योग की सारी अवस्थाओं में आप देखेंगे सबके डिफरेंट डिफरेंट विचार होते हैं। सब छात्रों का डिफरेंट डिफरेंट विचार होता है, क्योंकि मन का गति बहुत तेज होती है और जिज्ञासाएं भी बहुत तेज गति से मन में उतरती हैं या उपजती हैं, और जिसके आधार पर हम अनुसंधान का क्षेत्र को निश्चित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका दायरा जो होता है वो अनंत है, कोई एक निश्चित सीमा नहीं है।
तो जिस समस्या का संबंध हम ज्ञान के और जिस विषय क्षेत्र से समझते हैं, या जो समस्या है, समस्या का संबंध आपका ज्ञान और उसके विषय क्षेत्र से मान के चलिए होता है, तो उस विषय क्षेत्र की जितनी भी सीमाएं होती हैं, जितनी विस्तृत सीमाएं होती हैं, विशाल सीमाएं होती हैं, उसमें हम अनुसंधान कर सकते हैं और उसी तरह से फिर उनकी संभावनाएं भी विशाल होती हैं। अर्थात जितनी सीमा विशाल होगी, जितनी मतलब विस्तृत होगी सीमा अनुसंधान की या क्षेत्र की या विषय की, उतनी ही अनुसंधान के अंदर संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो विषयों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, असंख्य प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से उन विषयों में जो हमारी उपजने वाली समस्याएं हैं या जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं भी हमारी उसी आधार पर विकसित होती हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी असंख्य होती है, क्योंकि विषय के प्रकार भी असंख्य हैं तो समस्याओं के प्रकार भी असंख्य होंगे। ठीक है, उसी तरह से परिकल्पनाएं भी असंख्य होंगी। तो इसी तरह से हम असंख्य विषयों में अनुसंधान का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि मानव जीवन और सृष्टि में आप देखेंगे कि निरंतर परिवर्तनशीलता की विशेषता पाई जाती है, और ये जो परिवर्तनशीलता है ये ही क्या है, अनंत कार्य क्षेत्र को जन्म देती है। परिवर्तन चीजें होती रहती है, परिवर्तनशीलता आती रहती है संसार में, और यही नए नए कार्यों को जन्म देती रहती है। जैसे यदि योग से हम अनुसंधान कर रहे हैं तो आज से मान लिया 1000 साल पहले जब योग को बहुत ऋषि मुनियों के मतलब उसमें ही था, और जो साधक होते थे, योगी होते थे, उस वक्त की जो समस्याएं थी वो अलग थी। आज वर्तमान समय में समस्याएं अलग हो गई हैं, तो समस्याएं भी विस्तार पाती हैं, उसी तरह से क्षेत्र भी विस्तार पाता है। इस वक्त की बीमारियां अलग हैं, उस वक्त की बीमारियां अलग थी, तो हमको आज की बीमारियों के हिसाब से योग को ढालना पड़ेगा, योग में अनुसंधान करना पड़ेगा, योग में रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई मोबाइल से होने वाली बीमारियों को आप योग से कैसे ठीक कर सकते हैं, या जो एक ऐसा मेंटल लेवल हो जाता है कि दिखने का, मोबाइल से रील बनाने का या और ऐसी एक्टिविटीज़ करने का, और उस पे यदि आपको अच्छा रेस्पॉन्स ना मिले चीज़ों पे तो आपके अंदर एक हीन भावना, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं और आती भी हैं। एक बीमारी सी भी हो जाती है, बार बार देखने की, फ़ोन को बार बार चेक करने की कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पाया। ये सारा चीज़ें जो आज चल रही हैं ये उस वक्त को तो समस्या नहीं थी। तो इसी तरह से परिवर्तनशील होता है, और जब परिवर्तनशील होती हैं चीज़ें तो परिवर्तनशील ही बहुत सारे कार्य क्षेत्रों को जन्म देती है। लेकिन फिर भी आप अनुसंधान के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको आप सरलता के लिए कई अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कई अलग अलग डायमेंशंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको बाउंड कर सकते हैं कि हमको इसी क्षेत्र के अंदर रह के ये काम करना है। तो इसी आवश्यकता की वजह से क्योंकि इस विस्तार तो बहुत है, जिज्ञासाएं भी बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक लिमिट में लेके आते हैं, एक पने में लेके आते हैं, एक क्षेत्र में लेके आते हैं। तो इसलिए जो अनुसंधान के कार्य क्षेत्र हैं उनको भी हम ऐसे ही डिवाइड करके एक स्पेसिफिक उसमें लेके आते हैं। तो यहाँ पहले आप देखेंगे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता के आधार पर हम अनुसंधान का क्षेत्र को डिवाइड करेंगे। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर भी आप इसको अनुसंधान के जो क्षेत्र हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनका डिवीजन कर सकते हैं। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बताया भी जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो
बहुत पहले होता था कि भाई हाँ अब मतलब ये होना ही चाहिए, लेकिन अब और भी बढ़ गई हैं मूलभूत आवश्यकताएं। और क्या बढ़ गई है? शिक्षा मूलभूत आवश्यकता हो गई है, स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता हो गई है, रोजगार मूलभूत आवश्यकता हो गई है, समाज और उनके साधनों की आवश्यकताएं भी मूलभूत आवश्यकताएं हो गई है। तो आवश्यकताओं का क्षेत्र भी बढ़ा है। आप देखिए, जैसे अनुसंधान के क्षेत्र बढ़ते हैं, जैसे अनुसंधान के मतलब समाज में परिवर्तनशीलता बढ़ती है, तो उसी तरह से क्षेत्र भी बढ़ते हैं, उसी तरह से जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, उसी तरह से सिद्धांत बढ़ते हैं, उसी तरह से फिर अनुसंधान भी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर, और भी मूलभूत आवश्यकता होती हैं, केवल रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये नहीं है, और भी आजकल के समाज में बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं जन्म लेने लगी हैं, पनपने लगी हैं, कि इनके बिना आप जीवन को एक सही गति नहीं दे सकते हैं। कि आजकल जो समाज है वो बिना गति के चलता जा रहा है, बिना निर्देश के, बिना गुरु के ही अपने आप ही बस करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारे समाज में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो वो भी ठीक हो सकती हैं, योग से अनुसंधान किए जाते हैं। जो स्कॉलर्स होते हैं वो तो अपना काम करते ही हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो तो अपना काम करते ही हैं, विश्वविद्यालय कॉलेज वगैरह अपना काम करते ही हैं, लेकिन जिनका इनसे संबंध नहीं है वो उनके लिए काम करते हैं। तो फिर फायदा होता है, पूरे समाज को, पूरे संसार को फायदा होता है। तो सबसे पहले हम शिक्षा की यदि बात करें, तो शिक्षा जो है व्यक्ति को कुशल बनाती है, अर्थात स्किल्ड बनाती है। आप कुछ भी ना करें, यदि एजुकेशन प्राप्त कर लें, शिक्षा ले लें, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली, यही शिक्षा हो गई। शिक्षा बहुत अलग अलग लेवल पे होती है, अलग अलग लोगों के लिए होती है, अलग अलग आधार पर होती है, और अलग अलग कैरियर के अनुसार भी होती है। तो शिक्षा, एक अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किताबी शिक्षा ना हो, लेकिन वो स्किल्ड जो होगा, चाहे वो कुछ काम करता हो, कुछ बिजनेस करता हो, चाहे कुछ इस तरह की क्रिएटिव काम करता हो, तो वो भी एक तरह की शिक्षा होती है। तो लेकिन यहाँ हम बेसिकली शिक्षा, जो बेसिकल शिक्षा होती है वास्तव में, एजुकेशन जिसको बोलते हैं, तो वो एजुकेशन मनुष्य को कुशल बनाती है। तो जो मनुष्य है वो अपने परिवेश में जो भी उपलब्ध संसाधन है उनको अपने जीवन और भविष्य के लिए उन्नत बनाता है, बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है, और बेहतर बनाने के लिए उसको कैसे वो कुशलता पूर्वक उनका उपयोग कर सकता है, इसकी योग्यता आपको शिक्षा से ही मिलती है। सपोज आपके पास ये किताब है, सपोज गहरण संहिता है, ठीक है। अब किताब तो है, ये तो संसाधन हो गया आपका, ठीक है, ये संसाधन हो गया आपको। अब आप पहले तो इसकी जानकारी नहीं है आपको कि भाई ये है क्या, कि भाई गहरण संहिता, यहाँ तो इसमें कहीं योग नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं योग नहीं लिखा है ऊपर कहीं भी कि भाई हाँ ये गहरण संहिता है, तो इस पे मान ले गहरण संहिता है। अब जब कोई डीपली इसमें पढ़ेगा जाएगा तब देखेगा, अच्छा अरे हाँ छोटा सा योग भी लिखा है कि महर्षि गहरण की योग शिक्षा पर भाष्य। अब ना तो भाष्य समझ आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि योग शिक्षा पर भाष्य है क्या है। तो लेकिन जब आपका कोई गुरु या कोई इसके सिद्धांत बताएगा, इस संसाधन को पूर्ण प्रयोग करना बताएगा, तो पूर्ण प्रयोग करना पहले तो इसको पढ़ेगा इंसान, फिर इससे चीजें सीखेगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा, क्योंकि इसमें निर्देश दिया गया है कि गुरु के सानिध्य में जाके ही आपको मतलब ये योग की क्रियाएं करनी है। तो आप इस किताब का ऑप्टिमम यूज या पूर्ण अनुसंधान के मतलब ये आपका क्या बोलते हैं संसाधन, इन संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे मिलेगा? शिक्षा से मिलेगा। शिक्षा से ही आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका आप प्रयोग करना सीख सकते हैं। आपके पास जमीन है खेती की जमीन होते हुए भी आप खेती नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है किस मौसम में क्या फसल उगानी है, किस मौसम में कैसा पानी देना है, बरसात है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, कौन से मौसम में कौन सी फल सब्जियां या कुछ ऐसा उगाया जाता है, तो आपको ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं है।
तो ये आप तो देख के भी प्राप्त कर सकते हैं, घर में किसी की खेती होती है वो जान जाता है, उससे भी ज़्यादा जान जाता है कि जो कृषि से, एग्रीकल्चर से डिग्रियां हासिल करते हैं। एक यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ व्यक्ति है जो डिग्री हासिल करके आया है एजुकेशन कृषि से, उसको हो सकता है उतना नॉलेज ना हो जो एक फील्ड में काम करता है, खेतों में काम करता है, किसान काम करता है, किसान को ज़्यादा नॉलेज रहती है। वो तो आसमान को देख के बता देता है कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, या ये मौसम अच्छा रहेगा इस फसल के लिए, नहीं रहेगा, मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बढ़ रही है। बिना साइंस के भी वो काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको फील्ड का अनुभव रहता है, फील्ड की एजुकेशन रहती है, कुशलता रहती है उसके अंदर। इस तरह से ही हमारी जो योग्यता है वो हम उसका प्रयोग या कुशलता पूर्वक कैसे प्रयोग कर सकते हैं? शिक्षा के द्वारा। तो यदि शिक्षा के माध्यम से हम, इसलिए शिक्षा की अनेक विधियां जो हैं उनकी खोज हमेशा चलती रहती है। किसी भी नगर में, राज्य या देश की उन्नति आप देखेंगे, चाहे वो शहर हो, गांव हो, राज्य हो, देश हो, उस देश की उन्नति हमेशा किस पे? ना उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। नागरिक कैसे? वो भी शिक्षित, स्किल्ड। तो नागरिकों की शिक्षा प्रक्रिया क्या है उस पर निर्भर करती है, उसकी व्यवस्था क्या है उस पर निर्भर करती है। तो मुख्य रूप से ये हमारी सारा सिचुएशन उसकी एजुकेशन पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक भी है और इसमें मतलब नित्य अनुसंधान की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अलग अलग अनुसंधान कर्ता जो हैं वो आधुनिक समय में विज्ञान में अनुसंधान करते हैं, कला में, वाणिज्य में। ये ऐसे प्रमुख विषय हैं। शिक्षा की विधियां हैं, नैतिक शिक्षा होगी, धार्मिक शिक्षा होगी, ऐसी कुछ आवश्यकताएं भी हैं और उन आवश्यकताओं पर अनुसंधान के परिणामों के आधार पर हम जोर देते हैं, उन पर शिक्षा का या अनुसंधान कराते हैं। तो बाकी और भी क्षेत्र हैं, जैसे कुछ विद्वान भी हुए हैं, बेस्ट और कोहन 1992 के अनुसार शिक्षा के जो क्षेत्र हैं वो ऐतिहासिक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक, ऐसे शोध प्रमुखता से उभरे हैं उसके बाद। तो इसलिए शिक्षा में नए नए शोध उभरते रहते हैं। अब ये हो गया आपका शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र की यदि बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की एक बहुत ही जरूरी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन में उन्नति और बेहतरी की कल्पना करना बेकार है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के आप कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तक कि शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको हेल्दी होना बहुत आवश्यक है और अच्छा स्वास्थ्य है ही देश को, मतलब देश के काम आ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश के काम आ सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति देश के क्या काम आएगा। तो इसलिए अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति या अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता मानी गई है। इसके बिना आप जीवन में उन्नति, कोई बेहतरी की कल्पना नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य में अनुसंधान का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। अपने जीवन में मनुष्य बहुत तरह के या कई प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्याओं से पीड़ित रहता है। ये कैसी भी समस्या हो सकती हैं। आपकी शारीरिक समस्या हो सकती है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है, आध्यात्मिक भी व्याधियां होती हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारी समस्याएं आजकल उभर रही हैं और देखने को। तो शारीरिक व्याधियों में और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार के लिए जहां आजकल नित्य प्रति अलग अलग प्रकार की औषधियों का निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुसंधान हो रहे हैं। तो औषधियों के निर्माण का क्षेत्र अनुसंधान में खुल गया है। वहीं इसकी आप देखेंगे डायग्नोसिस भी करने का अनुसंधान का क्षेत्र बढ़ गया है कि कैसे डायग्नोसिस हो, सम्यक तरीके से हो। उपकरणों का विषय में अलग अलग खोजें हो रही हैं, अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करके अनुसंधान के क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा भी दी है, उसमें भी अनुसंधान के क्षेत्र मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी अनुसंधान के क्षेत्र को यूएनओ भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, ये सब उसको एक अपने दायरे में लाते हैं और उस पे वो अनुसंधान चाहते हैं लोगों से, विद्वानों से, स्कॉलर्स से, ताकि और समाज का भला हो सके और नई चीज़ों का ज्ञान हो सके और देश में स्वास्थ्य या संसार में स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। तीसरा क्षेत्र है रोजगार का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ मनुष्य आज देखेंगे कितने बढ़ गए हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। आज धरती लगभग पर 800 करोड़ लोग हो गए, 8 अरब से भी ज्यादा लोग हो गए। भारत में लगभग 150 करोड़ लोग हो गए, 1.5 अरब से ज्यादा लोग हो गए। तो मनुष्य की रोज नई जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार के अवसर भी सीमित कर दिए हैं। इसी के साथ हम उद्देश्य विहीन शिक्षा का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ उद्देश्य है नहीं, तो उसके आधार पर भी आपको कोई दिशा नहीं है। दिशा मिलती है, चलो ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद भी दिशा नहीं मिलती। यदि शुरू से ये निर्धारित कर दिया जाए 10th से 12th से 8वीं से कि भाई हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है और इस तरह की शिक्षा मुझे प्राप्त करनी है, तो आप देखेंगे कि रोजगार के अवसर बड़े अच्छे मिलने लगेंगे, बहुत ही अच्छा चीजें हो जाएंगी आपके जीवन में। तो इसलिए मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसमें रोजगार के अवसर भी सीमित हो रहे हैं और सीमित भी हो रहे हैं। और इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है? उद्देश्य विहीन शिक्षा। उद्देश्य को ही निर्धारित नहीं हो रहा, तो रोजगार के हमको पर्याप्त और उचित अवसर कैसे मिल सके, उनको कैसे बढ़ाया जा सके, इस पे अनुसंधान किया जाएगा या इस पे अनुसंधान किए जा रहे भी हैं, तभी तो थोड़े थोड़े चीजें डेवलप हो रही हैं। तो रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सरकार आपको नौकरी दे दे तो रोजगार हो। रोजगार का मतलब आय के साधन, आय का स्रोत क्या हो आपका, और वो आय का स्रोत चाहे आप नौकरी पेशा हो सकते हैं, वो हो सकता है, आप बिजनेस कर सकते हैं, वो हो सकता है, आप एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, वो हो सकता है, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स का काम कर सकते हैं, वो हो सकता है। तो कोई भी रोजगार तो मतलब रोजगार होता है। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाई आप नौकरी करते रहेंगे तो रोजगार, मतलब नौकरी मिलेगी तो रोजगार होगा, उसमें तो आपकी क्षमताओं का बल्कि और डिमोशन हो जाता है। आपके अंदर क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप 10-12 घंटे तो नौकरी कर रहे हैं, किसी की सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है कई लोगों को कि भाई हाँ, एक माइंड में ये रहता कि हाँ भाई अब कम से कम ये सिक्योरिटी मिल गई। और सिक्योरिटी भी क्या ध्यान देते हैं आप देखेंगे, विचार क्या रहता है ज्यादातर, यदि मान ले सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं तो कि चलो भाई रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन मिल जाएगी, उस पर जीवन आश्रित हो जाएगा। भाई इतना तो आप बिजनेस करके करोड़ों रुपए जमा कर लोगे तब इतना से ज्यादा पेंशन का ब्याज ही ब्याज आ जाएगा आपके मतलब पैसों का। ठीक है, मान लिया आपने बिजनेस करके 100 करोड़ रुपए डाल लिया अकाउंट में, तो उससे ज्यादा का सैलरी आ जाएगी ना। अगर आपने सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही कर लिया या आपने सेविंग ही कर लिया, चाहे 4-5% ही लगा लीजिए आप उसका, 100 करोड़ का भी 4% कितना होता है? 4 करोड़ होता है। ठीक है, 4 करोड़ रुपए पर ईयर की इनकम किसी भी को भी नहीं होती, साधारण मनुष्य को, लेकिन बिजनेस में आप इतना कर सकते हैं। तो इसलिए जो जैसा जिसको अच्छा लगे, लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। तो इसलिए रोजगार के अवसर के लिए फिर अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है कि कैसे छोटे से छोटे तबके तक या जिनको कम स्किल्ड है या बिल्कुल स्किल नहीं है उन लोगों को भी कैसे रोजगार मिले, उनके लेवल का मिले, ताकि उनका सदुपयोग हो सके। तो ऐसे करके रोजगार के पर्याप्त और उचित अवसर को बढ़ाया जा सकता है और इस समस्या के समाधान की खोज हमेशा बनी रहती है। ये ऐसी चीज है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। एजुकेशन की रिसर्च कभी खत्म नहीं होगी, हेल्थ की रिसर्च कभी खत्म नहीं होगी, रोजगार की रिसर्च कभी खत्म नहीं होगी।
तो हमेशा नित्य बढ़ती हुई जनसंख्या इसमें शोध की समस्या या संभावना सदा खुली रखती है, हमेशा ओपन रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब है साधना का क्षेत्र। साधना व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसके विकास के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उससे संबंधित है। अर्थात साधना व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास से संबंध रखती है, ये मान के चलिए। तो जीवन साधना ही वो एक इम्पोर्टेंट प्रयास या महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे व्यक्ति जीवन की जो आजकल की जो समस्याएं हैं, वर्तमान समस्याएं हैं, वर्तमान चुनौतियां हैं, उनका सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। और सफलतापूर्वक करते हुए वो भविष्य की चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को तत्पर रखता है। तो साधना का स्पेशली संबंध है किससे है? साधना का स्पेशली संबंध है जीवन जीने की कला से, कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं, कौन सी कला से जी रहे हैं, अर्थात किस शैली से जी रहे हैं, वो बड़ा निर्भर करता है। एक आदमी पड़ा ही पड़ा रहता, सारा समय बिता देता है। एक आदमी बड़ा कर्मठ तरीके से काम करता है, ठीक है, वो अपने आप को कितने ऊंचाई पे ले जाता है। तो हमारे जीवन में कैसे हमको जीना चाहिए उसकी कला हमको साधना से मिलती है। ठीक है, साधना भी एक तपस्या ही इसको मान के चलिए। आप यदि सुबह उठ के अपना काम करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, योग वगैरह करते हैं, तो ये तप है। पूजा पाठ भी करते हैं तो ये तप है। इन तप का परिणाम आपको मिलता है, आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आपको ओजस, आपका ओज मिलता है। ठीक है, आपके अंदर आपका जीवन प्रकाशमान हो जाता है, इस तरह से आपको मिलता है। तो ये बहुत लोग सिखाते हैं इसके बारे में, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इसमें भी बड़ी संभावनाएं हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक भी, वर्तमान काल तक भी आप देखेंगे अनेक धार्मिक आध्यात्मिक गुरु, महामानव, महापुरुष, समाज सुधार इस कला का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के जीवन की चुनौतियों से निपटने के योग्य उनको बना देते हैं। ठीक है, अर्थात आजकल के समाज में तो बड़ा जरूरी है ये, क्योंकि थोड़ा सा ही मन विचलित हो जाता है, बीमार हो जाते हैं लोग, इधर उधर की बातें होने लगती हैं। समाज में, परिवार में बहुत ज़्यादा एक मतलब विचलित माहौल रहता है, या कह सकते हैं झगड़े का माहौल भी कह सकते हैं, वो भी रहता है। एक दूसरे के प्रति क्या भाव हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, मन खुद शांत नहीं हो पाता, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है जीवन में, उससे और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो इन सब का समाधान आपको साधना से मिलेगा। और योग गुरुओं के उसमें जाओगे या आध्यात्मिक धार्मिक गुरुओं की शरण में जाओगे, महामानव जो महापुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनकी शरण में जाओगे तो वहां आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी आप निपट सकते हैं। फिर है आपका सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र तो पूरा ही है, आप देखेंगे इतना बड़ा सामाजिक क्षेत्र है, उसको भी आप, इसका भी विस्तार अनुसंधान के क्षेत्र में आप, मतलब ये इतने सारे क्षेत्र हैं, किसी भी क्षेत्र को आप पकड़ सकते हो या किसी भी क्षेत्र पे आप अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र मतलब व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के परस्पर अन्योन्याश्रित रहते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जीवन में बेहतरी लाना और जीवन में बेहतरी और उन्नति के लिए व्यक्ति को समाज की और समाज को ऐसे काबिल व्यक्ति के साथ की सदैव आवश्यकता होती। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि समाज में कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी, कैसे आवश्यकता होगी, क्षमतावान व्यक्ति, स्किल्ड पर्सन की, योग्य व्यक्ति की समाज को आवश्यकता होती है। और समाज को
मतलब समाज, उसको समाज की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति समाज की उन्नति में किस तरह से अपना योगदान दे सकता है और समाज किस तरह से व्यक्ति की उन्नति में सहायक हो सकता है, इस तरह से हर एक समय में बदलती परिस्थितियों में हम इस पर कैसे एक प्रगतिशील समाज के ढांचे का निर्माण कर सकते हैं, उसका स्वरूप कैसा हो सकता है, इस पे भी अनुसंधान किया जा सकता है। अनुसंधान का एक क्षेत्र ये भी। तो आप देखेंगे कितना विस्तार है इसका, मतलब अनंत विस्तार है, अनंत समस्याएं हैं, अनंत चुनौतियां आपके सामने हैं और अनंत प्रोग्रेस के चांस होते हैं, अनलिमिटेड चीजें होती हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वो मतलब अनुसंधान का क्षेत्र विकसित होता है। तो आपके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं यदि आप करते हैं अनुसंधान, योग में करते हैं, क्योंकि क्लास तो योग की है, तो हम योग पर ज्यादा, और योग से इन क्षेत्रों में कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे इनका सुधार किया जा सकता है, तो वो योग से सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किया जा सकता है, योग से साधना में भी अनुसंधान किया जा सकता है, योग के आधार पर स्वास्थ्य के लिए भी, योग के आधार पर रोजगार के लिए भी, योग के आधार पर व्यक्ति पर्सनल शिक्षा के लिए भी बड़े साधन है, जितने भी आपको ये क्षेत्र बताए हैं। तो ये तो बेसिक क्षेत्र हो गए, मूलभूत क्षेत्र हो गए, मूलभूत आवश्यकताएं के आधार पर हो गया। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक कला, मनोविज्ञान, कला, संस्कृति और भाषा के आधार पर अनुसंधान के क्षेत्र इसमें और विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सिलेबस में ये सब चीजें आएंगी और इसमें काफी चीजें हैं कि शोध का अर्थ, विशेषताएं पहले आप समझ चुके हैं, प्रकार क्या है यह भी बता ही रहे हैं। ठीक है, अनुसंधान के कौन कौन से शोध हैं, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ये सारी समस्याओं का स्रोत, स्वरूप, सब ये आप इसमें आप विशेषताएं ये सब आप इसमें पढ़ रही हैं। तो यहीं से आपके प्रश्न भी बनेंगे और इसमें आपको एक दिशा भी मिलेगी। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक और इनमें नंबर बढ़िया आ जाते हैं आपके, तो आप मतलब मेरिट में भी आपका नंबर आ जाता है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, उनका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसका क्षेत्र भौतिक विज्ञान के क्षेत्र की तुलना में बहुत ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान है ना, तो मन का विज्ञान तो अनंत है, मन तो अनंत है, मन की तो गति भी अनंत है, तो मन में तो कुछ भी उठ सकता है, कुछ भी समस्याएं उठ सकती है, कुछ भी समाधान भी उठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब विशाल क्षेत्र हो जाता है, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है। भौतिक विज्ञान की तुलना, भौतिक में तो एक सीमित आ गया, ठीक है, कि भाई हमको भारत पे अध्ययन करना है, तो विशाल तो है ही अपने आप में, लेकिन एक लिमिट भी हो गई ना। आपको भारत से कहीं पाकिस्तान नहीं जाना है, वो दूसरे देश नहीं जाना है अध्ययन करने, भारत के लोगों पर अध्ययन करना, भारत की भूमि पर अध्ययन करना, तो भारत में ही रहना पड़ेगा। लेकिन मन तो आपका कहीं भी जा सकता है, मन तो चांद पे भी जा सकता है, मंगल पे भी जा सकता है, मन तो कुछ भी सोच सकता है। तो इसका भौतिक विज्ञान के अगर कंपेयर किया जाए तो मनोविज्ञान का क्षेत्र उससे बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व और बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, संवेग और अभिप्रेरणा जैसे क्षेत्रों में शोध के कार्य किए गए हैं और आज भी ये कार्य हो रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी आपका विस्तार है कि अनुसंधान का विस्तार किया सकता है, उसका मतलब क्षेत्र डेवलप किया जा सकता है। साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में आप देखेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है कि वर्तमान टाइम में अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग प्रभाव उनके निर्धारित किए जाते हैं और निर्धारित करने के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये दोनों शोध व्यापक रूप से इसमें किए जाते हैं। संस्कृति के लिए मतलब कल्चर, हमारी कल्चर में तो सब कुछ आ जाएगा, तो जो संस्कृति है हमारी या कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनमें भी बड़े अनुसंधान किए जाते हैं। मनुष्य के अंदर
उसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसके कैसे गुण होते हैं, कैसे हमारी संस्कृति डेवलप होती है, हम क्यों अपनी कल्चर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। उसका कोई आधार होता होगा, उसका कोई बेस होता होगा, उसके कुछ शास्त्र होते होंगे, उसके कुछ हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासतें हैं जिनसे हमारी कल्चर का निर्माण होता है। तो उसको हम सीखते हैं, उसको उभार के लाते हैं, उसको नए सिरे से लाते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ हम जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने मुनियों ने हमको जो संस्कृति सिखाई है उसको हम भूल ना जाए। एक पैटर्न होता है, एक संज्ञानात्मक प्रतिरूप होता है, एक समायोजन पैटर्न होता है, और सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, उसमें भी हम कैसे एक रह सकते हैं, उस पर भी शोध कार्य किए जा सकते हैं। भारत में अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति होती है, यहाँ तो वैसे भी विविधताएं हैं, फिर भी एकता मानी जाती है। भारत में बहुत विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आदिवासी समाज है, आदिवासी संस्कृति है, गैर आदिवासी संस्कृति है, ठीक है। अलग अलग, आज तो अलग अलग शहरों में अलग संस्कृति होगी, युवाओं की अलग संस्कृति होगी, बच्चों की अलग संस्कृति होगी, तो इसमें भी आप बड़े अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक भी इसमें भी जोड़ सकते हैं, और इसमें आप योग से कैसे इसको एक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, एक पावर प्रदान कर सकते हैं, अर्थात एक कैसे दिशा निर्देश या एक गाइडेंस के रूप में आप इसको दर्शा सकते हैं। तो ये भी आपके अनुसंधान का विषय है, क्षेत्र है, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा का क्षेत्र, तो भाषा आप देखेंगे, भाषा हमेशा से ही अनुसंधान का विषय रही है। आजकल तो कई भाषाएं तो विलुप्त हो गई हैं, सोचिए, ठीक है। अभी कुछ वर्षों पहले तो एक अंडमान निकोबार में एक जनजाति रहती थी, उस जनजाति की अंतिम महिला थी जो वो भाषा बोलती थी, उसके मरने के बाद वो भाषा विलुप्त हो गई। तो उसका संरक्षण भी, भाषाओं का संरक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सही तरीके से संरक्षण हो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। तो इसलिए भाषा हमेशा से ही अनुसंधान का विषय रही है। जैसे पाली है, प्राकृत है, उनकी कौन सी लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि क्या है, भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है, लिखने का तरीका जो होता है उन पे भी रिसर्च होती है। आप देखिए आज भी हड़प्पा सभ्यता की जो भी भाषा मिली है, जो अक्षर मिले हैं, लगभग उसमें 350 से 400 अक्षर हैं हड़प्पा लिपि में। सांकेतिक अक्षर भी हैं, चित्रात्मक अक्षर भी हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ जिसको बोलते हैं। तो पिक्टोग्राफ जैसे आज भी यूज किए जाते हैं, पिक्टोग्राफ कहाँ यूज किए जाते हैं, आप ध्यान दीजिए कहाँ यूज किए जाते हैं। हर जगह आप सड़कों पे देखेंगे पिक्चर बनी रहती है, चाहे लिखा भी ना हो लेकिन एक स्पीड ब्रेकर का साइन बना रहता है, तो आप समझ जाते कि हैं भैया आगे स्पीड ब्रेकर है। चलो कुछ लिखा नहीं है तो 2 बच्चे स्कूल का बैग ले जाते हुए बना दिए, चित्र बना दिया, तो वहाँ देखेंगे वो कि हाँ, आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा है। आप लिखा कुछ नहीं है लेकिन चित्र है, चित्र से आप समझ जाएंगे कि ये आगे स्कूल है। इसी तरह से आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में देखते हैं कि भाई हाँ, मनुष्य मनुष्य के में घुसता, पुरुष पुरुष में घुसता है और महिला महिला में जाती हैं। बदल क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि सामने लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि लिख भी देते हैं लेकिन बिना लिखे भी आप समझ जाते हैं कि भाई अच्छा ये किसी लड़की का चित्र बना तो ये लड़की वाला वॉशरूम है, ये लड़के का बना तो ये लड़के वाला, कुर्सी बैठे हुए नहीं तो मतलब दिव्यांगों का है ये। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये पिक्टोग्राफ है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और हड़प्पा सभ्यता की अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है। सोचिए अभी यदि आपने उसको पढ़ लिया, आप उसको डिकोड कर लिया उस भाषा को, तो सोचिए कि भारत का इतिहास का मतलब स्तर ही बदल जाएगा, या उसका स्वरूप ही बदल सकता है। अनुसंधान हम क्या सोचते थे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। तो इसलिए, और बोलियां अलग होती हैं, भाषाओं के अलग जो लोकल बोली जाती हैं। जैसे मान ले मेरी लैंग्वेज है, तो मेरी लैंग्वेज मेरे लोकल क्षेत्र से बहुत मैच करेगी, या उसका जो बेस होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, या उसका जो आधार होगा वो हमेशा झलकेगा, चाहे मैं अमेरिका में ही क्यों ना रहने लगूं 50 साल। लेकिन फिर भी हालांकि हो सकता है कि अगली जनरेशन में ना आए वो चीज़, लेकिन हमको हमेशा वो एक एक्सेंट और एक वो तरीका देखने को मिलता रहेगा। तो इसलिए पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, हिंदी, चीनी, उर्दू, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है।
इसके अलावा तो छोटी छोटी भाषाएं हैं ही बहुत सारी, ठीक है, जो छोटे लोकल एरिया में चलती हैं। भारत में ही बहुत सारी भाषाएं, संविधान में, ठीक है, 20-22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। नोट पे लिखी रहती हैं, आप देखिए नोट पे भी बहुत सारी भाषाएं लिखी रहती हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेज है उनका, आप देखेंगे ये संचार से संबंधित है, शब्दों के पीछे जो भाव होते हैं उनसे संबंधित है, भाव का संबंध विनिमय क्षेत्र से होता है। इस पे भी नए अनुसंधान और संभावनाएं विकसित होती हैं, वहां भी आप ये रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कोई शब्द बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता, किस पे दबाव डालना, किस पे नहीं डालना। आप सोचिए मंत्रों का उच्चारण जो किया जाता है वो कैसे ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है। उसका भी इस तरह से एक मतलब अध्ययन किया जा सकता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। तो उस तरह से आप भाषाओं में भी, भाषा का क्षेत्र भी विस्तृत क्षेत्र है अनुसंधान के लिए। कला और साहित्य का क्षेत्र भी आप देखेंगे, वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य कला, काव्य, लेख, ग्रंथ, ये सब आप उसमें आते हैं। ऐतिहासिक और दार्शनिक और शुद्ध रूप से जितने भी शोध हुए हैं उनमें बड़ी संभावनाएं हैं और शुद्ध रूप से होने की संभावनाएं। अशुद्धता दूर की जाए जो भी पहले से हुए उनमें भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कला के आधार पर भी अनुसंधान के क्षेत्र हैं, मतलब साहित्य कला के आधार पर भी। तो ये हो गया। अब आता है आपका समय, काल, काल के आधार पर अनुसंधान क्षेत्र। तो काल के आधार पर भी आप अनुसंधान के क्षेत्र को आप इसमें समझ सकते हैं, इसको अनुसंधान कर सकते हैं। इसमें क्या है, भूतकालिक घटनाएं जितने भी होती हैं, प्राचीन काल में घटी हुई घटनाएं, जैसे युद्ध हो गया, वस्तु निर्माण हो गया, साहित्य रचना हो गई, सिद्धांत हो गया, ऐसी कोई खोज हो गई, इससे संबंधित आप खोज कर सकते हैं। प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित होती हैं उन पे खोज कर सकते हैं और होते भी हैं, ठीक है। वैदिक काल हो गया, हड़प्पा काल हो गया, कोई युद्ध हो गया, मान लिया कलिंग के युद्ध पे आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर रिसर्च हो रही है जो घट चुकी है, ठीक है। कोई भी किताब मान लिया गैरण्य संहिता कौन से काल में लिखी गई है, वो गैरण्य ऋषि कब थे, उस पर अध्ययन आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान से जो पीछे चला गया वो उस जहाँ से लेकर आप अनंत तक, पृथ्वी के निर्माण तक भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे शोध कार्य भी आप कर सकते हैं। आधुनिक काल की घटनाओं पर आप, जो तत्कालिक घटनाएं चल रही हैं आजकल, उन पर भी अध्ययन कर सकते हैं। देशों में कैसे विभिन्न अलग अलग देशों में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उन पर अध्ययन कर सकते हैं। लोगों में किस किस तरह की समस्याएं चल रही हैं, शारीरिक मानसिक रोग चल रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक आतंकवादी घटनाएं हैं, उन पे क्या, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन पे आप अध्ययन कर सकते हैं। समय के अनुसार भी आप अध्ययन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जिनका इंटरेस्ट डिफेंस में होगा तो हथियारों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जिनका टेक्नोलॉजी से होगा, साइंस से होगा, उनसे उनको कैसे और उन्नत किया जा सकता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में, साहित्य में, कला में आधुनिक काल के अनुसंधान है। और भविष्य के क्षेत्र में होने वाले, जैसे AI चल रहा है आजकल, भविष्य में कि भाई भविष्य में इसका स्वरूप क्या हो सकता है, मेटावर्स क्या हो सकता है, यूनिवर्स क्या है, मेटावर्स क्या है, इस तरह की समस्याओं का अध्ययन भी आप भविष्य के आधार पर आप कर सकते हैं। ये सब भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं उन पे भी अध्ययन कर सकते हैं कि भाई ईंधन की कमी हो जाएगी तो हम उसका अल्टरनेट क्या ढूंढ सकते हैं, सोलर को कितना डेवलप कर सकते हैं, पानी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, रोग आने वाले रोगों को कैसे दूर भगाया जा सकता है, बिजली, पानी, ईंधन, अनाज, आवास, ये सब समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये भविष्य की समस्याओं पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप शोध के कार्य में विस्तार दे सकते हैं। तो ये अनुसंधान के क्षेत्र हैं, इनको आप समझते जाइए और इसका रिवीजन करते जाइए। अब विज्ञान विषय में भी आप अनुसंधान देखेंगे। विज्ञान के जितने भी विज्ञान होते हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, गणित हो, सांख्यिकी हो, ठीक है, और इस तरह के आप इनमें अनुसंधान के क्षेत्र को आप देख सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो शुद्ध विज्ञानों में भौतिक विज्ञान का एक प्रमुख, मतलब एक कह सकते हैं ये प्रमुख विषय है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रकृति में पहले से जो ही व्याप्त सिद्धांत है उनकी खोज की जाती है, ठीक है। ग्रेविटी ऐसा तो नहीं कि न्यूटन के बाद या उनके बाद ही आई है, ठीक है।
तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये एप्पल गिरा तभी ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो पहले से ही है, हवा भी पहले से है, पानी पहले से, पृथ्वी के तत्व भी पहले से हैं, पंचभूत पहले से ही। तो लेकिन उन पे आप तो उनकी गहराई कैसे हो सकती है? जैसे भौतिक विज्ञान है, तो शुद्ध विज्ञान और भौतिक विज्ञान अपने आप में एक बहुत प्रमुख विषय है। बीच में कट गया था, मतलब वीडियो स्टॉप हो गया था, इसलिए दोबारा इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर रहे हैं। तो शुद्ध विज्ञान और भौतिक विज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रकृति में पहले से ही जो व्याप्त सिद्धांत हैं उनका अन्वेषण किया जाता है, और अन्वेषित सिद्धांतों नियमों के माध्यम से हम प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर हो गया, रेल्स हो गए, मेट्रो हो गए, हवाई जहाज हो गया, इन सब में भी चमत्कारिक अनुसंधान हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं। ठीक है, और ये निरंतर जारी रहेगा कि कैसे उन्नत बनाया जाए। अब फ्लाइट्स क्रैश हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उनमें क्या क्या टेक्निकली प्रॉब्लम है, उनको कैसे ऐसा किया जाए कि वो कभी गिरे ना, वो हमेशा ऐसे चल दें। तो उस पर भी अध्ययन किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है। ऐसी रसायन विज्ञान में अनुसंधान का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इसमें आप रसायन विज्ञान से आप बहुत अच्छे से केमिकल कंपोजिशन बना के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, दवाओं का निर्माण किया जा सकता है, ऐसी खोज की जा सकती है। उत्पत्ति काल में, प्रजनन काल में, विकास में, व्यवहार में, इन पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे रासायनिक समस्याओं के आधार पर रासायनिक संरचनाएं, चयापचय की समस्याएं, क्रियाएं, बाह्य शक्ति, ठीक है, इस तरह से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी जीव जंतु के क्षेत्र में भी आप उनकी प्रजनन पे, शारीरिक संरचना पे, उत्पत्ति पे, उनके व्यवहार पे, विकास पे, जीवों की नई प्रजातियों पे, उन पे खोज की जा सकती है। साथ ही गणित और सांख्यिकी में भी सभी क्षेत्रों में, इनमें आप देखेंगे मापन पे, गणना पे, व्यावहारिक। अभी तो आप जब देखेंगे नाप, कितनी कितनी माप है हमारे भारत में ही, कितना विकसित है ये मतलब सिद्धांत, समय का भी और नाप का भी, तौल का भी इतना विकसित है कि हम छोटी से छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी तौलने का हमारे यहाँ मतलब सिद्धांत शास्त्रों में दिया गया है। तो इन पे आप और उनको बता सकते हैं, घटनाओं को बता सकते हैं। गाँव में आज भी यूज होती हैं बहुत सारी चीज़ें, कि जब मान लिया, ये सोचिए कि हम जब बचपन में जाते थे तेल लेने, तो बोलते थे कि भाई 2 पली तेल दे दे। तो 2 पली कितना होता है, 3 पली कितना होता है, छटाक कितना होता है, छटाक 6 छटाक दे दो भैया। ठीक है, तो इस तरह से 2 रत्ती, रत्ती, मासा, ये सारी नाप होती थी, सोचिए। तो ऐसे नहीं थे हम कहीं डिपेंडेंट थे किसी पे, इतने अध्ययन थे। तो इसी तरह से सांख्यिकी के क्षेत्रों में भी आप सिद्धांतों की, परीक्षणों की काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो गए, मेडिकल साइंस के क्षेत्र हो गए, स्पेस साइंस के क्षेत्र हो गए, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र हो गए, खगोल विज्ञान के, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र हो गए, सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, और मानव व्यक्तित्व के विकास के, योग विज्ञान के, योग के भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हो गए। इसमें भी आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, षटकर्म, ठीक है, रिलैक्सेशन, इन सब पे आप अध्ययन कर सकते हैं, बड़े बड़े शोध कर सकते हैं। तो ये है आपका अनुसंधान के क्षेत्र। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा अनुसंधान के योग में अनुसंधान की संभावनाएं और क्षेत्र। अब हम सिर्फ योग पे आ जाएंगे। तो ये इतने बड़ा विस्तार तो आपको अनुसंधान के क्षेत्र का मतलब बताया है कि ये आप इसमें इतने बड़े बड़े मतलब सिद्धांत हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने मतलब रिसर्च की जाती है, सोचिए, और की जा रही है, की जाती रहेगी, क्योंकि अनंत है, विशाल है, इसका जो दायरा है बहुत विशाल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो आप इसका अध्ययन करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें। ये पेपर सबके लिए, यूजीसी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, नेट के लिए, पीएचडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। चलिए, हरिओम।